हाय जय हिंद। एसपीडी रेलवे सामान्य विज्ञान सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम मॉडल सेट की एनालिसिस करेंगे। यहाँ टोटल डेली 3 सेट यानी 3 मॉडल सेट, जो पहले 6 मॉडल सेट का ये प्रोग्राम था, लेकिन अब इसको घटा के 3 मॉडल सेट का प्रोग्राम कर दिया गया है। डेली टोटल 3 मॉडल सेट का एनालिसिस किया जाएगा, जो सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी, इसलिए अंत तक इसे देखना ना भूलिएगा। ये सीरीज़ डेली रात 8 बजे आप तक पहुँच जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखने के लिए रेलवे सामान्य विज्ञान है, लेकिन इसमें जो भी इसमें क्वेश्चन है यानी मॉडल सेट में जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे पीसीएस एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ साइंस पूछा जाता है यानी विज्ञान का क्वेश्चन आता है, वहाँ सभी के लिए ये लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एनालिसिस के साथ। चलिए इसके पहले हम मॉडल सेट 66 तक देख लेते हैं। आज मॉडल सेट 67 से देखते हैं। पहला है, देखिए, पूछल तारा, जिसको कॉमेट्स बोलते हैं, कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो ये 76 वर्ष। कितने वर्ष? 76 यानी 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। कौन? पूछल तारा, जिसको कॉमेट्स बोलते हैं, ये 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। आगे है, रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है? रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है? धारा नियंत्रक का कार्य करने हेतु ये रेगुलेटर है, इसको परिपथ में जोड़ देते हैं, क्योंकि रेगुलेटर क्या करता है? धारा को नियंत्रित करता है। ठीक है, रेगुलेटर क्या करता है? धारा को नियंत्रित करता है। ये रेगुलेटर को परिपथ में जोड़ देते हैं, क्योंकि रेगुलेटर क्या करता है? धारा का नियंत्रण करता है। आगे है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो ये रेड का सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। रेड का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। आगे, सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग एक ही सामान्य चाल से चलती है। इसका चाल किसके बराबर होता है? ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है। किसके चाल के बराबर होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग एक ही समान चाल से चलती है। इसका चाल किसके बराबर होता है? प्रकाश की चाल के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे बात आई है किसकी? विद्युत चुम्बकीय तरंग की। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के कुछ गुण जान लेते हैं। देखिए, पहला, ये तो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। पहला गुण याद रखेंगे, उदासीन होता है। दूसरा, यह अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कौन सी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है। तीसरा, ध्यान रखेंगे, यह प्रकाश के वेग से गमन करती है। ये तीसरा तो यहाँ पे दिया हुआ है, प्रकाश के वेग से गमन करती है। ठीक है। चौथा, इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होता है। इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होता है। ठीक है, जहाँ ऊर्जा आएगा वहाँ संवेग, वेग, फोर्स, बल सब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ ऊर्जा होगा वहाँ पे संवेग भी होगा। ये फोर्थ इसका गुण हो गया। फिफ्थ है, इसका जो इसका अवधारणा था मैक्सवेल ने दिया था, मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। कौन? मैक्सवेल। ये भी इम्पोर्टेंट होता है, मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल जो इसकी अवधारणा है, इसका जो प्रतिपादित किया था, कौन किया था? मैक्सवेल। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के यहाँ पे 5 गुण देख लिए, इसको याद रखेंगे। पहला, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है कि उदासीन होता है। दूसरा, ये अनुप्रस्थ होता है। कौन सा? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंग को हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। अनुप्रस्थ तरंग को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। और अनुदैर्ध्य को लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। तो अनुप्रस्थ को ट्रांसवर्स बोलते हैं। जो विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है। ये थर्ड इसका गुण है, प्रकाश की चाल से गति करता है, प्रकाश की चाल से गमन करता है। ठीक है। फोर्थ हो गया, ऊर्जा एवं संवेग होता है। इसके पास क्या होता है? एक ऊर्जा एवं संवेग। इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होता है। जहाँ ऊर्जा होगा वहाँ संवेग है। ठीक है, ऊर्जा एवं संवेग होता है। इसके पास इसका जो अवधारणा का जो प्रतिपादित किया था, कौन किए थे? मैक्सवेल ने किया था। कौन? मैक्सवेल ने। यहाँ पे 5 गुण इसका याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, 100 वाट व 200 वाट के 2 बल्बों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर कौन अधिक प्रकाश देगा? तो जाहिर सी बात है 200 वाट वाला अधिक प्रकाश देगा। देखिए आगे है, कौन सी तरंग ठोस द्रव और गैस सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये इसको ठोस, द्रव्य एवं गैस सभी माध्यमों में इसकी उत्पन्न की जा सकती है, यानी सभी माध्यमों में ये उत्पन्न होता है। कौन से? अनुदैर्ध्य। ठोस, द्रव और गैस में सभी माध्यमों में अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न होता है। अनुदैर्ध्य तरंगे का एग्जाम्पल देंगे तो ध्वनि तरंग। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? तो
प्रकृति अनुदैर्ध्य तरंग है। जो ये अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है? ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है और अनुदैर्ध्य तरंगे को ठोस, द्रव्य एवं गैस सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। आगे है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण को प्रतिपादित करता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रदर्शित करता है। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है ये ऊर्जा संरक्षण का प्रदर्शित करता है। आगे है चंद्रमा तल से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। चंद्रमा तल से जब आकाश का रंग देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? काला। आगे है पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग होता है 5.972 गुना 10⁻24 kg। 10⁻ कितना? 24 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 5.972 इंटू 10⁻24 kg। 5.972 इंटू 10⁻24 kg यानी 5.972 गुना 10⁻24 kg का होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। आगे है किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो यहाँ पे किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। आगे है अर्धचालक पदार्थों की वैद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होगा? देखिए कोई अर्धचालक है, ठीक है, और अर्धचालक पदार्थ है, जब इसकी वैद्युत चालकता विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होगा? जब ताप बढ़ाएंगे, कोई अर्धचालक है, ठीक है, जब इसका ताप बढ़ाएंगे तो इसकी विद्युत चालकता में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये विद्युत चालकता इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद ध्यान में रखेंगे। जब कोई अर्धचालक है, ठीक है, कोई अर्धचालक पदार्थ है, उसमें हम ताप बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसकी विद्युत जो चालकता है, वैद्युत चालकता है, वो क्या होती है? बढ़ जाती है। जब मान लीजिए कोई अर्धचालक है, इसमें अगर ताप बढ़ाएंगे, क्या ताप बढ़ाएंगे तो इसकी वैद्युत चालकता क्या है? बढ़ जाती है। देखिए आगे है वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल। वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल की अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। क्या? मैक संख्या। वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल को क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। आगे है समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो जो व्यक्ति है उसकी लंबाई की आधी होनी चाहिए। आगे है तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? तो उसके ताप व द्रव्यमान पर। जितना ज़्यादा ताप होगा उतना तारा चमकीला होगा, यानी उसका जीवन काल ज़्यादा होगा। तापमान पर और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आगे है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किनका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग का यूज करते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग का यूज करते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का यूज करते हैं। देख लेते हैं मॉडल सेट 68 यानी 68 नंबर। पहला है घरों में उपयोग की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं? तो किलो वाट आवर में, किलो वाट kWh में मापते हैं। यानी घरों में जो उपयोग की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं? तो किलो वाट में मापते हैं। देखिए यहाँ पे घरों में जो उपयोग की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं? तो किलो वाट आवर में मापते हैं, ठीक है। देखिए बिजली की इकाई जो होता है हम कैसे निकाल सकते हैं? बिजली की इकाई यानी यूनिट ऑफ बिजली, इकाई, ठीक है। इकाई को हम जैसे मान लीजिए कि वाट इंटू आवर, ठीक है, बटा 1000 होता है। कितना? बिजली की इकाई मापने के लिए क्या करेंगे? वाट इंटू आवर करेंगे, ठीक है। यानी वाट गुने घंटा और बटा 1000, ठीक है। वाट गुने आवर को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वाट इंटू आवर बाई 1000, ठीक है। इससे बिजली की इकाई हम निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या जब बराबर होती है तो परमाणु क्या होता है? ये उदासीन होता है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तो परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। आगे है लेज़र का शब्द की, अच्छा लेज़र का जो फुल फॉर्म है इसको बताना है। तो एल फॉर लाइट, ए फॉर एम्पलीफिकेशन, बाई एस फॉर स्टिमुलेटेड, ई फॉर इमिशन ऑफ रेडिएशन, आर फॉर रेडिएशन, ठीक है। इसे क्या याद रखेंगे? लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। एल फॉर लाइट,
ए फॉर एम्पलीफिकेशन, बाई, एस फॉर स्टिमुलेटेड, ई फॉर इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी लेजर का ये फुल फॉर्म हो गया हमारा। लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। आगे है समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है, नॉटिकल मील। समुद्र की इकाई मापते हैं किसमें, नॉटिकल मील में। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.8 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर, इसको ध्यान में रखेंगे। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.8 किलोमीटर। 1 मील बराबर कितना होता है, तो 1.6 किलोमीटर, ठीक है, 1.6 किलोमीटर। 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर और 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। ये समुद्र की दूरी मापते हैं, और ये ज़मीन पे, यानी ये पानी में दूरी नापने की इकाई है, और मील है जो ज़मीन पर दूरी मापने की इकाई है। 1 माइल बराबर 1.6 किलोमीटर, और समुद्र की जो दूरी है उसको मापने के लिए 1.8 किलोमीटर, यानी 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। एक समुद्र की दूरी, ये तो समुद्र की दूरी हो गया। अब समुद्र की गहराई, देखिए गहराई को फैदोमीटर से मापते हैं, इसमें फैदोमीटर से मापते हैं, गहराई फैदोमीटर से मापते हैं। और एक फैदोमीटर बराबर होता है, एक फैदोमीटर बराबर होता है 6 फीट, ठीक है। एक फैदोमीटर बराबर कितना होता है, 6 फीट। एक फैदोमीटर बराबर 6 फीट होता है। चलिए आगे देखते हैं, प्रासर तरंग को कौन से 2 जीव सुन सकते हैं, तो कुत्ता और चमगादड़। ये प्रासर तरंग को 2 जीव सुन सकते हैं, कौन, कुत्ता और चमगादड़। प्रासर तरंग क्या होता है, ये जनरली 20,000 हर्ट्ज से एबव ही क्या होता है, इसका आवृत्ति होता है। 20,000 से एबव इसका ये आवृत्ति होता है। जो तरंग की आवृत्ति होता है 20,000 से एबव, ये सिर्फ कुत्ता और चमगादड़ ही सुन सकते हैं। और एक होता है अपश्रव्य तरंगे, क्या, अपश्रव्य, ठीक है। ये 20 हर्ट्ज से, कितना, 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, इसको भी कोई मनुष्य सुन नहीं सकता है, जो 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। एक होता है श्रव्य तरंगे, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच में होता है, ठीक है, 20,000 के बीच में होता है, इसको मनुष्य सुन सकता है। मनुष्य को सुनने के लिए श्रव्य तरंग की आवश्यकता होती है। और अपश्रव्य तरंग इसको सिर्फ कुत्ता और चमगादड़ सुन सकता है, जो 20,000 हर्ट्ज से एबव होता है। और अपश्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, इसको भी साधारणतः मनुष्य नहीं सुन सकता है। आगे है, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है, तो गैस में। ध्वनि की चाल जो सबसे कम होती है गैस में, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो ये ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे कम होती है गैस में, सबसे ज़्यादा ठोस में। चलिए यहाँ पे देख लिए ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है, तो गैस में, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ठोस में। अब देख लेते हैं ध्वनि की जो चाल है वो किस पर निर्भर करता है, ठीक है। मुख्यतः ये प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर, प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः इसकी प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करता है, प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करता है। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव्य और सबसे कम गैस में होता है। देखिए वायु में ध्वनि की चाल होता है 332 किलोमीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर नहीं, 332 मीटर पर सेकेंड। ये वायु में ध्वनि की चाल होता है। किसमें, वायु में ध्वनि की चाल होता है 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वहीं जल में ध्वनि की चाल होता है 1483 मीटर पर सेकेंड, और लोहे में ध्वनि की चाल होता है 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। यानी लोहा देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, लोहा 5130 मीटर पर सेकेंड होता है लोहा में, ठीक है। और वहीं देखेंगे वायु में तो ये 332 मीटर पर सेकेंड हो गया। वहीं जल में होता है 1483 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये ठोस है, ये द्रव्य है, और ये गैस है। तो गैस में सबसे कम है 332 मीटर पर सेकेंड, द्रव्य में 1483 मीटर पर सेकेंड, और ये ठोस है, इसमें कितना होता है, ठोस में, लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड। यानी लोहा क्या होता है, ठोस होता है, तो लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। जनरली इस तीनों को याद ही रखेंगे। देखिए ये ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में 5130 मीटर पर सेकेंड जैसे लोहा में है, तो यहाँ पे इससे हो गया ठोस में होता है। उसके बाद द्रव्य में, ठीक है, द्रव्य में अगर देखेंगे जल में, तो जल में होता है 1483 मीटर पर सेकेंड। और गैस में देखेंगे वायु में ध्वनि की चाल होता है 332 मीटर पर सेकेंड। और किस पर निर्भर करता है, वस्तु की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करता है। ध्वनि की जो चाल है वो प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि की चाल वो पदार्थ की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है।
आगे देखते हैं। देखिए आगे है गाड़ी में कार्बोरेटर का क्या कार्य होता है। देखिए गाड़ी में जो कार्बोरेटर होता है इसका कार्य होता है पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाने में। गाड़ी में जो कार्बोरेटर होता है इसका काम है पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाने में। गाड़ी में जो कार्बोरेटर है इसका काम होता है पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाने में। आगे है स्पुतनिक 2, ये सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर कौन सा? लाइका जानवर था, लाइका नाम का कुत्ता था। ठीक है, स्पुतनिक 2 से सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला ये जानवर लाइका नाम का कुत्ता, ये कुतिया थी। ठीक है, लाइका नाम का कुत्ता यानी कुतिया। ठीक, कौन भेजा था सबसे पहले? रूस। आगे है बिना उपग्रह वाले दो मुख्यतः कौन से है? ये बुध और शुक्र, क्योंकि ये सूर्य है इसके जस्ट बुध है, उसके बाद शुक्र है। ये क्या करते हैं, इसके पास इतना ज़्यादा विद्युत चुम्बकीय मतलब पावर है, ये जितना इसके अगल बगल यानी घूमेगा ये सबको क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है, अपने तरफ खींच लेता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका कोई उपग्रह नहीं है। आगे है किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है। जो ये किसी पिंड का भार, ठीक है, ये जैसे पृथ्वी है ना, ये ध्रुव केंद्र है, सबसे ज़्यादा इसका भार होता है तो केंद्र पर होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा भार कहाँ होता है? केंद्र के कारण होता है। आगे है लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक होता है? तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन कर रही हो तब क्या होता है? व्यक्ति का भार अधिक महसूस होता है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन कर रही हो तो। ठीक है, लिफ्ट के बारे में हम पिछले वीडियो में बता दिए थे, लिफ्ट का 5 प्रकार का। ठीक है, ये चलिए देख लेते हैं लिफ्ट का 5 प्रकार, यानी इसका जो 5 है उसके बारे में देख लेते हैं। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है? बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ये तो हो गया पहला। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो गया कि जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब ऊपर जाती है तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है व्यक्ति का भार, जब नीचे आती है तो घटा हुआ प्रतीत होता है। तीसरा है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति कर रही हो, ऊपर भी एक समान से कर रही हो, नीचे भी एक समान से कर रही हो, तो उस समय स्थित जो व्यक्ति का भार है कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें नो चेंज होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नो चेंज होता है। लेकिन जब वहीं लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो वस्तु का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, जब नीचे आ रही है तो वस्तु का भार घटा हुआ प्रतीत होगा, और जब एक सेम त्वरण से ऊपर जा रही है, सेम त्वरण से नीचे आ रही है तो उसमें वस्तु का भार शून्य होगा, यानी नो चेंज होगा। चौथा नंबर हमारा है कि जब यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, जब नीचे उतर रहे हैं तो क्या हुआ, इसका डोरी यहाँ से लगा हुआ ये टूट जाए। ठीक है, तो मुक्त पिंड की भांति ये नीचे गिरती है, तो ये मुक्त पिंड की भांति यानी फ्री होकर गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित जो व्यक्ति का भार है वो शून्य प्रतीत होता है। इस स्थिति में वस्तु का भार क्या होता है? शून्य प्रतीत होता है। इसमें हम शून्य बोल देते लेकिन शून्य नहीं होगा, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जब सेम त्वरण से ऊपर जा रही है, सेम त्वरण से नीचे आ रही है, ठीक है, तो उस समय कोई चेंज नहीं होगा भार में। लेकिन जब वहीं मुक्त अवस्था में जब डोरी टूट जाता है, जब नीचे आता है तो वहाँ पे भार क्या होता है? शून्य प्रतीत होता है। ठीक है, अब पांचों प्रकार देखते थे। 5th नंबर, यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाता है, लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाता है, यानी A इज़ ग्रेटर देन G। ठीक है, ये गुरुत्वीय त्वरण होगा, ये जनरली एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, ये लिफ्ट का त्वरण हो गया, ये गुरुत्वीय त्वरण हो गया। जब लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा हो जाएगा तो वस्तु क्या होगा, ये जो जैसे फर्श है ऊपर छत, ये व्यक्ति है, लिफ्ट का ये है, तो ये व्यक्ति क्या होगा, इसमें सट जाएगा। ठीक है, तो ये वहीं बोल रहा है यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा, यानी यहाँ से फर्श से छटकर यहाँ पे जा लगेगा। कब? जब एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण से ज़्यादा, गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा हो। जब लिफ्ट का त्वरण, ये लिफ्ट का त्वरण है, ये लिफ्ट का त्वरण जब ज़्यादा हो किसका? गुरुत्वीय त्वरण से, तो वस्तु क्या होगा, ऊपर जाके यानी ऊपर फर्श से उठकर छत से जा लगेगा। ठीक है, ये पांचों हम देख लिए। जब हम ऊपर जाते हैं तो जब त्वरण से क्या होता है, लिफ्ट ऊपर जाएगा तो हमारा भार यानी व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। जब नीचे आएगा तो घटा हुआ महसूस होगा। जब सेम त्वरण से नीचे और ऊपर जाएगा तो नो चेंज होगा भार में। और जब वहीं अचानक फ्रीली यानी डोरी टूट जाएगा, जब फ्रीली होगा तो भार शून्य महसूस होगा। और वहीं जब त्वरण, जो लिफ्ट का जो त्वरण है वो जब गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा होगा
तो वस्तु क्या होगा यानी व्यक्ति क्या होगा जब ऊपर छत से जा लगेगा। आगे देखते हैं, किसी पिंड का वेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, 4 गुना हो जाएगा। कोई व्यक्ति है या पिंड है, जब उसका वेग दुगुना कर देंगे तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, 4 गुना। कोई पिंड है, उसका वेग दुगुना करने पे उसका गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होता है, 4 गुना हो जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। जब पिंड का यानी कोई व्यक्ति का वेग दुगुना होने पर, पिंड का वेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। आगे है, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, तो जलयान थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ महसूस होता है। जलयान क्या होता है, जलयान थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ महसूस होता है। आगे है, वर्षा की बूंदें गोल होने का क्या कारण है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, वर्षा की बूंदें गोल होती है। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। ये जो साबुन का बुलबुला होता है, ये बुलबुला जो होता है ये किसके कारण होता है, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। जब पृष्ठ तनाव रहता है तो ये गोल रहता है, और पृष्ठ तनाव कम होता है तो ये क्या होता है, बिखर जाता है। वहीं है, वर्षा की बूंदें क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होता है। आगे, कोई उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में कब जाएगा, जब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा, या 25,000 मील प्रति घंटा की चाल से भेजा जाएगा। कितने, जब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से ऊपर फेंका जाएगा, या 25,000 मील पर घंटा की चाल से भेजा जाएगा, यानी फेंका जाएगा, तो क्या होगा, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में चला जाएगा। कोई भी उपग्रह 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका जाएगा, या 25,000 मील पर सेकेंड पर घंटा, 25,000 मील पर घंटा की चाल से ऊपर भेजा जाएगा, तो क्या होगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। आगे है, अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या है, कुछ नहीं। यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी है। क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। जनरली रिलेटिव डेंसिटी यानी खुद का तुलना खुद से जब किया जाता है तो उसका कोई ये मात्रक नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मात्रक कट जाता है। ये रिलेटिव डेंसिटी है, खुद का तुलना खुद से कर रहा है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं है। देखिए, मॉडल सेट 69 देख लेते हैं। पहला है 69 नंबर का, हाइड्रोक्लोरिक जो द्रव्य चालित प्रेस द्रव्य चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। हाइड्रोलिक प्रेस द्रव्य चालित ब्रेक किस सिद्धांत पे कार्य करता है, पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। आगे, यदि बैरोमीटर की रीडिंग एक गिर जाए तो किसका संकेत होगा, जैसे मान लीजिए कोई एकाएक गिर जाए, ठीक है, तो किसका संकेत होगा, आंधी तूफान का। आंधी तूफान का, जब कोई आंधी तूफान आता है, देख लेते हैं, कोई चीज़ एकाएक गिरता है, ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। जब कोई आंधी तूफान आता है तो कोई चीज़ भी, कोई वस्तु एकाएक गिरता है, तो आंधी, वहाँ इसे याद रखेंगे, जब आंधी तूफान आएगा तो बैरोमीटर का रीडिंग एकाएक गिर जाएगा। जैसे बैरोमीटर का रीडिंग एकाएक गिर जाएगा, ये आंधी तूफान का संकेत देगा। जब बैरोमीटर की रीडिंग क्रमिक यानी थोड़ा आया फिर थोड़ा आया फिर थोड़ा आया, यानी क्रमिक गिरावट आएगा, ठीक है, क्रमिक नीचे आ रहा है, तो वर्षा का संकेत है। यानी क्रमिक धीरे धीरे नीचे आएगा, ठीक है, ये क्रमिक है, ठीक है, तो ये क्या है, वर्षा का संकेत है। जब रीडिंग क्या होगा, क्रमिक होगा, तो वर्षा का संकेत है। जब अचानक आएगा तो आंधी तूफान आएगा। और जब बैरोमीटर का रीडिंग क्रमिक चढ़ाव होगा, क्रमिक चढ़ाव, तो क्या होगा, साफ मौसम होगा, क्रमिक ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बैरोमीटर की रीडिंग जब क्रमिक ऊपर चढ़ेगा तो साफ मौसम का संकेत होगा। और जब बैरोमीटर का जब क्रमिक जब नीचे आएगा तो वर्षा का संकेत आएगा। बैरोमीटर का रीडिंग जब क्रमिक नीचे आएगा तो वर्षा का संकेत, जब ऊपर जाएगा तो साफ मौसम होगा। और जब अचानक गिरेगा तो क्या होगा, आंधी तूफान का संकेत होगा। जब अचानक गिरेगा तो आंधी तूफान का, और जब धीरे धीरे गिरेगा वर्षा आया होगा। जब धीरे धीरे रीडिंग उसका ऊपर चढ़ेगा तो साफ मौसम होगा। आगे है, लालटेन में बत्ती के सहारे तेल चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, केशिक तत्व कहलाती है। क्या, केशिक तत्व कहलाती है। आगे है, गेंद स्पिन करना किस सिद्धांत पर आधारित है, बर्नौली प्रमेय के। आगे, गेंद स्पिन करना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर आधारित है। गेंद जब स्पिन करेगा तो किस पे, बर्नौली थ्योरम। देखिए, ये है, गेंद स्पिन किस सिद्धांत पर आधारित है, बर्नौली थ्योरम पे आधारित है। बर्नौली थ्योरम पे आधारित है। गेंद स्पिन किस सिद्धांत पे है, बर्नौली थ्योरम पे। आगे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना एक समान पाठ्यांक कब प्रदर्शित होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट है, -40 डिग्री पे क्या होता है, ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना कम प्रदर्शित करेंगे। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो पैमाना है एक समान पाठ्यांक कब प्रदर्शित होगा, -40 डिग्री सेल्सियस, यानी -40 डिग्री सेल्सियस पे। कब, -40 डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना समान होता है।
आगे एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। अब यहाँ आ गया है तापमान के बारे में, तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं। ये तो हो गया एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कहेगा 310 केल्विन। अगर वहीं कहेगा जल का जमना, ठीक है, जल जमना कहेंगे तीनों फॉर्मेट में, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, तीनों फॉर्मेट में देखेंगे तो देख लेते हैं। जल कब जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर वहीं फ़ारेनहाइट कहेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ठीक है। ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 0 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा। ये सेल्सियस का पैमाना हो गया, ये सेल्सियस का पैमाना, ये फ़ारेनहाइट का और ये केल्विन का। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा, यानी 32 फ़ारेनहाइट पे जमेगा और 273 केल्विन पे जमेगा, ठीक है। जल कब जमेगा? सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में 273 केल्विन। ये तो हो गया। अब कमरे का सामान्य ताप देख लेते हैं। कमरे का सामान्य ताप होता है 27 डिग्री सेल्सियस, 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 300 केल्विन। कितना? 300 केल्विन। ये हो गया। मानव शरीर का तो यहाँ पे देखिए 37, 98.6, 310 केल्विन। अब जल का उबलना, जल वहाँ पे तो जम रहा था, यहाँ पे जल क्या होगा? उबलेगा, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट कहेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में कहेंगे 373 केल्विन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। देखिए ये जल जम रहा था, यहाँ पे जम रहा था कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे, और फ़ारेनहाइट में कहेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, केल्विन में 273 केल्विन। कमरे का सामान्य ताप 27 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में 300 केल्विन। और जल उबलेगा कब? 100 डिग्री सेल्सियस पे, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे और 373 केल्विन पे। जल कब उबलेगा? 100, 212, 373। इस तरह याद रखेंगे, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। जल जमेगा 0, 32, 273। कमरे का तापमान 27, 80, 300। जल जमेगा 100, 212, 373 पे। एक सामान्य व्यक्ति का तापमान होगा 37, 98, 310। चलिए आगे देखते हैं। जल का न्यूनतम आयतन कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है जल का न्यूनतम आयतन। क्या है? न्यूनतम आयतन है। और जल का अधिकतम घनत्व है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जल का न्यूनतम आयतन होता है, यानी मिनिमम वॉल्यूम कितना पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। और अधिकतम मैक्सिमम डेंसिटी कितना होता है? मैक्सिमम डेंसिटी भी 4 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके ऊपर देखे थे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना एक समान कब प्रतीत होता है? तो -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों एक समान होगा। और 4 डिग्री सेल्सियस पे ये जल का जो आयतन होता है, ये वॉल्यूम, और इसका जल का मैक्सिमम घनत्व, न्यूनतम यानी मिनिमम वॉल्यूम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। और मैं यहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे। इसको ध्यान में रखेंगे। ये न्यूनतम आयतन बोल रहा है, न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पे, अधिकतम घनत्व बोल रहा है, मिनिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम डेंसिटी। न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पे, अधिकतम घनत्व ये 4 डिग्री सेल्सियस पे। जल का न्यूनतम आयतन कितने पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। और जल का जो अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यानी -40 डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है। और जल का न्यूनतम आयतन होता है 4 डिग्री सेल्सियस, और जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर। देखिए विद्युत मोटर क्या करेगा, इससे यहाँ से याद रखेंगे। विद्युत मोटर यानी विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। विद्युत मोटर क्या करेगा? विद्युत मोटर विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। यानी इसके नीचे है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? तो माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है।
ये माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। माइक्रोफोन से क्या करेंगे, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देगा। आगे है देखिए, लाउड स्पीकर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन कर देगा। लाउड स्पीकर, हम लोग लाउड स्पीकर में बोलते हैं तो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा, उसके बाद ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। लाउड स्पीकर में जब हम लोग बोलते हैं तो पहले विद्युत ऊर्जा में होता है और विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। लाउड स्पीकर में हम जब माइक में बोलते हैं तो लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। वहीं ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन, माइक्रोफोन, ठीक है, ये याद रखेंगे। देखिए, ध्वनि ऊर्जा जब विद्युत ऊर्जा में चेंज होगा तो माइक्रोफोन करेगा, और जब विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो लाउड स्पीकर करेगा। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और दोनों ऑपोजिट है। एक चीज़ याद रखेंगे, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर क्या होता है, लाउड स्पीकर हम माइक से बोलते हैं तो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। यानी लाउड स्पीकर क्या दर्शाता है कि हम ध्वनि, बहुत दूर की ध्वनि सुन सकते हैं, तो ये विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, ध्वनि ऊर्जा में कर देगा। उसी का उल्टा होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, यानी उल्टा होता है। लाउड स्पीकर क्या करेगा, लाउड स्पीकर किस लिए लगाया था, क्योंकि हम ध्वनि सुन सके, तो विद्युत ऊर्जा क्या करेगा, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन कर देगा। उसी का उल्टा माइक्रोफोन करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर करता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ ऊर्जा रूपांतरित करने वाला उपकरण है, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। बस इसको ध्यान में रखेंगे। डायनेमो तो हो गया, डायनेमो क्या करता है, सॉरी, ये विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। लाउड स्पीकर से याद रखेंगे, लाउड स्पीकर किस लिए लगाया जाता है कि ध्वनि हम सुन सके, तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में चेंज होगा, और ध्वनि ऊर्जा से जब ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज माइक्रोफोन करेगा, यानी लाउड स्पीकर का उल्टा होता है माइक्रोफोन, ठीक है, इसे याद रखेंगे। एक देखते हैं डायनेमो। डायनेमो क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। देखिए, ये तो ये विद्युत मोटर था, ठीक है, इसके उल्टा होता है डायनेमो। इसका उल्टे क्या होता है, डायनेमो होता है। डायनेमो जनरली जनरेटर में हम देखते हैं, तो जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। इसी का उल्टा है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। ये एक दूसरे का अपोजिट है, डायनेमो और विद्युत मोटर। डायनेमो कोई एक याद रखेंगे, उसका उल्टा डायनेमो कर देंगे, उसका उल्टा डायनेमो या विद्युत मोटर कर देंगे। डायनेमो को याद रखेंगे तो विद्युत मोटर, इसका उल्टा हो जाएगा। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, और विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। देखिए अगला देखते हैं मोमबत्ती। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करता है। मोमबत्ती क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो मोमबत्ती जलता है तो क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा, इसको दोबारा हम नहीं यूज कर सकते हैं, तो ये रासायनिक ऊर्जा हो गया। और इससे क्या होता है, प्रकाश निकलता है तो प्रकाश एवं ऊष्मा निकलता है, इससे प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा हो गया। माइक्रोफोन क्या करता है, वहीं जो लाउड स्पीकर का उल्टा। लाउड स्पीकर क्या करता है, लाउड स्पीकर किस लिए लगाते हैं, ध्वनि सुनने के लिए, बहुत दूर की ध्वनि सुनने के लिए, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। वहीं माइक्रोफोन उल्टा होता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। लाउड स्पीकर का उल्टा माइक्रोफोन होता है। देखिए सोलर क्या करता है, सोलर से सूर्य से ऊर्जा लेता है और विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो सोलर तो ये ईजी होगा, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। ट्यूबलाइट क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ट्यूबलाइट किस लिए जलाते हैं, विद्युत लेता है और प्रकाश में बदल देता है, तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, ये तो ईजी है। और विद्युत मोटर हो गया, डायनेमो का उल्टा। विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। विद्युत बल्ब जो होता है तो क्या करता है, बिजली से विद्युत लेता है और क्या करता है, प्रकाश एवं ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। विद्युत सेल वही है, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। जैसे बैटरी वगैरह है, रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। जैसे विद्युत सेल हो गया, विद्युत सेल हम क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। सितार, देखिए अब अगला है सितार। सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार से हम क्या सुनते हैं, सितार से हम क्या ध्वनि सुनते हैं, तो सितार होता है, इसमें क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर देता है। सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार से हम क्या मधुर ध्वनि सुन सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि में चेंज करता है सितार। और एक विद्युत सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। आगे है दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से। तो दूध का घनत्व है किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर से। आगे निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का यूज करते हैं, तो
ए निकट नी अ, ठीक है। दू उ मतलब दूर दृष्टि दोष में उत्तल से, और नी अ यानी नी अ से निकट दृष्टि दोष से अवतल लेंस। इस ट्री को याद रखेंगे, नी अ से निकट दृष्टि अवतल लेंस, दू उ दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। इसके नीचे भी है उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का यूज़ करते हैं, उत्तल लेंस का, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।